आज हम इस पॉडकास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन यानी संविधान निर्माण के बारे में विस्तार से समझेंगे। और ये सिर्फ स्कूल की किताबों का कोई सूखा हुआ चैप्टर नहीं है, ये असल में किसी भी देश की बुनियाद की कहानी है। बुनियाद की कहानी। हाँ, कि वो बना कैसे, किन तूफानों से गुजरा और भविष्य के लिए उसने क्या सपने देखे। बिल्कुल। और इन्हीं सपनों से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या ये मुमकिन है कि जिन लोगों ने एक दूसरे पर दशकों तक जुल्म ढाए हों, वही लोग एक मेज पर बैठकर अपने देश का भविष्य लिखें? सुनने में मतलब नामुमकिन सा लगता है। लगता तो है। लेकिन आज हम एक ऐसे ही देश दक्षिण अफ्रीका की कहानी से शुरुआत करेंगे। सही कहा। किसी भी देश को, खासकर एक लोकतंत्र को चलाने के लिए कुछ बुनियादी नियमों की जरूरत होती ही है। ये नियम ही वो गेम रूल्स हैं जिन पर सब सहमत होते हैं। अच्छा। सरकार कैसे बनेगी, नागरिकों को क्या अधिकार मिलेंगे, सरकार की हदें क्या होंगी, इन सब नियमों की किताब ही संविधान है। मतलब देश का सुप्रीम लॉ जिसके ऊपर कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा में हम दो बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलेंगे। पहला दक्षिण अफ्रीका का, जहां नफरत और भेदभाव की राख से एक इंद्रधनुषी राष्ट्र का जन्म हुआ। और दूसरा हमारे अपने भारत का, जहां आजादी के साथ साथ बंटवारे के दर्द के बीच दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान गढ़ा गया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये किसी भी देश की आत्मा है, एक वादा है जो उस देश के लोग खुद से करते हैं। तो चलिए इस वादे को समझने के लिए सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका की कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, अपार्थाइड यानी रंग भेद। जी, और ये कोई मामूली भेदभाव नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बाकायदा ऑफिशियल सिस्टम था जिसे गोरी यूरोपीय सरकार चला रही थी। एक बहुत ही क्रूर नस्लीय भेदभाव की व्यवस्था। इसमें लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया गया था। हाँ, श्वेत, अश्वेत, कलर्ड और भारतीय मूल के लोग। और सबसे अजीब बात ये कि जो मूल अफ्रीकी लोग थे यानी अश्वेत, वो आबादी का लगभग 3/4 हिस्सा थे। लेकिन सारे अधिकार और सारी ताकत मुट्ठी भर गोरे लोगों के हाथ में थी। बिल्कुल। और ये बंटवारा सिर्फ कागज पर नहीं था, ये रोजमर्रा की जिंदगी में जहर घोल रहा था। जैसे अश्वेतों को वोट देने का हक नहीं था, उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने की इजाजत नहीं थी। वहां काम करने के लिए भी परमिट लेना पड़ता था। जी, ट्रेन, बस, स्कूल, अस्पताल, लाइब्रेरी, यहाँ तक कि चर्च और कब्रिस्तान भी अलग अलग थे। इसी को सेग्रीगेशन या अलगाव कहते थे। हाँ, आप कल्पना कीजिए, उस दौर में समुद्र के किनारे एक बोर्ड लगा होता था जिस पर लिखा होता था, ये क्षेत्र केवल श्वेत जाति के सदस्यों के उपयोग के लिए आरक्षित है। ये उस समय की कड़वी सच्चाई थी। और तो और, अश्वेत लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई संगठन तक नहीं बना सकते थे, उन पर भी पाबंदी थी। लेकिन हर जुल्म के खिलाफ कोई न कोई आवाज तो उठती ही है। दक्षिण अफ्रीका में वो सबसे बुलंद आवाज थे नेल्सन मंडेला। जी, उन्होंने इस रंगभेद की व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने की ठान ली थी। उनका एक बहुत मशहूर बयान है जो उनके पूरे संघर्ष का निचोड़ बताता है। उन्होंने कहा था, मैंने गोरों के दबदबे के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने अश्वेतों के दबदबे के खिलाफ भी संघर्ष किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और आजाद समाज का सपना देखा है जिसमें सभी लोग बराबरी और सद्भाव के साथ रहें। ये बात साफ करती है कि उनकी लड़ाई किसी एक नस्ल के खिलाफ नहीं बल्कि हर तरह के अन्याय के खिलाफ थी। बिल्कुल, हर तरह के दबदबे के खिलाफ। और इसी संघर्ष की वजह से गोरी सरकार ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और 1964 में उन्हें और 7 दूसरे नेताओं को भी। हाँ, उन्हें और 7 दूसरे नेताओं को उम्र कैद की सजा सुनाकर रोबेन द्वीप की खतरनाक जेल में डाल दिया। अपनी जिंदगी के 27 साल उन्होंने उस जेल की कालकोठरी में बिताए। लेकिन मंडेला जेल में थे, उनका संघर्ष बाहर जिंदा था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC के झंडे तले विरोध प्रदर्शन और हड़तालें इतनी बढ़ गईं कि गोरी सरकार की नींव हिलने लगी। और दुनिया भर के देशों ने भी इस रंगभेद की नीति की आलोचना की और दक्षिण अफ्रीका पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी। आखिरकार जुल्म की दीवार को टूटना ही था, सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने भेदभाव वाले कानून वापस लिए, राजनीतिक दलों पर से बैन हटाया और 28 साल की लंबी कैद के बाद नेल्सन मंडेला एक आजाद इंसान बन के जेल से बाहर आए। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 अप्रैल 1994 की आधी रात। दक्षिण अफ्रीका का पुराना झंडा उतारा गया और उसकी जगह एक नया बहुरंगी झंडा फहराया गया। देश एक नया लोकतांत्रिक राष्ट्र बना, रंगभेद की सरकार का अंत हुआ और एक ऐसी सरकार बनाने का रास्ता खुला जिसमें हर नस्ल की भागीदारी हो।
लेकिन ईमानदारी से कहूं तो कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब शुरू होता है। संविधान का निर्माण। हाँ, आजादी के बाद सत्ता अश्वेत नेताओं के हाथ में थी। 27 साल जेल में बिताने वाला इंसान अगर चाहता तो अपने ऊपर जुल्म करने वालों से चुन चुन कर बदला ले सकता था। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहीं पर मंडेला का कद बहुत बड़ा हो जाता है। उन्होंने बदले की राजनीति को पूरी तरह खारिज कर दिया और माफी और सुलह का रास्ता चुना। उन्होंने अश्वेत लोगों से अपील की कि वे गोरों को उनके अत्याचारों के लिए माफ कर दें। ये सोचना भी अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा, आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें जो सभी नस्लों और स्त्री पुरुषों की समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित हो। बिल्कुल, और सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। दमन करने वाले और दमन सहने वाले, यानी श्वेत और अश्वेत पक्ष, दोनों एक साथ एक टेबल पर बैठे। 2 साल तक हर मुद्दे पर तीखी बहसें हुई, चर्चा हुई। 2 साल जी। और इस मंथन से जो संविधान निकला वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। मिसाल क्यों बना? ऐसा क्या खास था उसमें? खास ये था कि उसने अपने नागरिकों को इतने व्यापक अधिकार दिए जो उस वक्त किसी और देश में नहीं थे। सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार, जैसे सबको घर और स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, इन सबको कानूनी तौर पे लागू करने की बात कही गई। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुषी राष्ट्र या रेनबो नेशन कहा गया। हाँ, जहां अलग अलग रंग के लोग नफरत भुलाकर एक साथ रहते हैं। और यहीं पर मैं अपने सुनने वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जरूर। जरा सोचकर बताइए, अगर नेल्सन मंडेला और उनके साथियों ने सत्ता में आने के बाद गोरों से बदला लेने का फैसला किया होता तो आज दक्षिण अफ्रीका का भविष्य कैसा होता? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दक्षिण अफ्रीका की ये कहानी हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर ले आती है कि आखिर किसी भी देश को संविधान की जरूरत पड़ती ही क्यों है? बिल्कुल, संविधान का पहला और सबसे जरूरी काम यही है, अलग अलग तरह के लोगों में भरोसा और तालमेल पैदा करना। जैसे दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। जी, दोनों के अपने अपने डर थे। अश्वेत बहुमत चाहता था कि लोकतांत्रिक उसूलों से कोई समझौता न हो, और श्वेत अल्पसंख्यक अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों को लेकर डरे हुए थे। तो ऐसे में संविधान ने एक कॉमन ग्राउंड तैयार किया, कुछ ऐसे बुनियादी नियम बनाए जिन पर दोनों पक्ष सहमत हुए, ताकि भविष्य में कोई किसी को धोखा ना दे सके। एक तरह से खेल के नियम पहले ही तय कर दिए गए। एग्जैक्टली। दूसरा काम है सरकार का ढांचा तय करना, यानी ये बताना कि सरकार बनेगी कैसे, किसके पास कितनी शक्ति होगी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के क्या काम होंगे, संसद कैसे चलेगी, ये सब। जी, ये सब संविधान में साफ साफ लिखा होता है। और तीसरा काम जो शायद सबसे जरूरी है, वो है सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाना। बिल्कुल, सरकार को तानाशाह बनने से रोकना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ये वो अधिकार हैं जिन्हें सरकार भी हमसे छीन नहीं सकती। और चौथा काम है एक अच्छे समाज के लिए आकांक्षाएं तय करना। संविधान सिर्फ ये नहीं बताता कि सरकार क्या करेगी, बल्कि ये भी बताता है कि हम सब मिलकर कैसा देश बनाना चाहते हैं। तो ये एक विजन डॉक्यूमेंट है, एक सपना है जिसे पूरा करने के लिए देश को काम करना है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि संविधान सरकार पर सीमाएं लगाता है और एक अच्छे समाज का सपना दिखाता है। भारत के सामने तो ये चुनौती और भी बड़ी थी। बहुत बड़ी चुनौती थी। यहाँ सिर्फ श्वेत अश्वेत का मुद्दा नहीं था, बल्कि सैकड़ों रियासतें, भाषाएं और धर्म थे। जी, भारत का संविधान जिन हालात में बनना वो बेहद मुश्किल थे। देश का जन्म ही धर्म के आधार पर हुए बंटवारे के साथ हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान दोनों के लोगों के लिए एक भयानक सदमा था। उस हिंसा में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। और एक और सिरदर्द था रियासतों का। अंग्रेजों ने 500 से ज्यादा रजवाड़ों को आजाद छोड़ दिया था। उनसे कहा गया कि आपकी मर्जी है, चाहे भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या आजाद रहें। इन सबको एक देश की माला में पिरोना एक बहुत ही नाजुक और मुश्किल काम था। तो जब संविधान लिखा जा रहा था, तब देश का भविष्य आज की तरह सुरक्षित नहीं लग रहा था। बिल्कुल नहीं। बनाने वालों के मन में देश को एक रखने की चिंता सबसे बड़ी थी। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बीच हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, जो दक्षिण अफ्रीका के पास नहीं था। वो था सहमति का। सहमति। हाँ, दक्षिण अफ्रीका में तो आज़ादी के बाद सहमति बनानी पड़ी, लेकिन भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही इस बात पर एक आम राय बन चुकी थी कि आज़ाद भारत कैसा होगा। अच्छा, मतलब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई नहीं था। नहीं, वो भारत के भविष्य को गढ़ने की एक लंबी प्रक्रिया भी थी। इसकी जड़ें तो काफी गहरी हैं। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 दूसरे नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार कर लिया था।
और 1931 के कराची अधिवेशन में तो बाकायदा एक प्रस्ताव पास हुआ था कि आजाद भारत का संविधान कैसा दिखेगा। उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी हर वयस्क को वोट का अधिकार, आजादी और बराबरी का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, ये सारी बातें पहले से ही तय थीं। तो इन बुनियादी मूल्यों पर हमारे ज्यादातर नेता आजादी से पहले ही सहमत हो चुके थे। जी। तो फिर यह संविधान लिखने का काम असल में किया किसने? ये काम किया चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सभा ने, जिसे हम संविधान सभा या द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। इस सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे, लेकिन इसके तुरंत बाद देश का बंटवारा हो गया। तो संविधान सभा भी भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गई। हाँ, और भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। लेकिन 299 लोग एक कमरे में, क्या उनमें आपस में मतभेद नहीं हुए? इतनी विविधता के साथ किसी एक बात पर सहमत होना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। मुश्किल तो था। ये प्रक्रिया असल में चली कैसे? बहुत अच्छा सवाल है, और यही भारतीय संविधान की खूबसूरती है। इस सभा का चुनाव सीधे जनता ने नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये पूरे भारत की एक झलक थी। मतलब इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों, भाषाओं, जातियों, वर्गों और धर्मों के लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे, तो सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सरोजनी नायडू जैसे बड़े बड़े नाम इसका हिस्सा थे। और इस सभा ने जो काम करने का तरीका अपनाया वो भी लाजवाब था। बिल्कुल, बहुत ही व्यवस्थित, खुला और सबकी सहमति से काम करने वाला। तो सबसे पहले क्या हुआ? पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए। फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसका काम था चर्चा के लिए एक ड्राफ्ट संविधान तैयार करना। और उस ड्राफ्ट पर जो बहस हुई वो असाधारण थी। असाधारण से भी बढ़कर। आप सोचिए, लगभग 3 साल तक 114 दिन वो लोग सिर्फ बहस करते रहे, एक एक शब्द पर, एक एक कॉमा पर। जी। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार किया गया। इस पूरी बहस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे-मोटे खंडों में छापा गया है। हाँ, और वो आज भी हमारे लिए खजाना है। वो बताते हैं कि संविधान के हर एक प्रावधान के पीछे क्या सोच थी, क्या तर्क थे। और इसी कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यहीं पर एक और सवाल बनता है, हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कई संविधानों से प्रेरणा ली। हाँ, जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और अमेरिका से मौलिक अधिकार। तो हमारे सुनने वालों के हिसाब से दूसरे देशों से अच्छे विचार लेना समझदारी थी, या हमें सब कुछ सिर्फ और सिर्फ खुद ही सोचना चाहिए था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अब बात करते हैं संविधान की आत्मा की, उन मार्गदर्शक मूल्यों की जिन पर हमारा पूरा देश टिका है। किसी भी संविधान की आत्मा उसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में बसती है। ये संविधान की शुरुआत में दिया गया एक छोटा सा बयान है जो पूरे संविधान का सार, उसका दर्शन बता देता है। और इस दर्शन को समझने के लिए उस समय के बड़े नेताओं के सपनों और चिंताओं को देखना जरूरी है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों का हर किसी पर गहरा असर था। 1931 में उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा था कि वो कैसा भारत चाहते हैं। कैसा भारत? एक ऐसा भारत जो हर तरह के भेदभावों से आजाद हो, जिसमें कोई ऊंच नीच ना हो, सभी समुदाय प्यार से रहें और छुआछूत जैसे अभिशाप के लिए कोई जगह न हो। एक ऐसा भारत जहां औरतों को भी मर्दों के बराबर अधिकार मिले, ये उनका सपना था। जी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान का जनक कहते हैं, उनके मन में एक गहरी चिंता थी। उन्होंने संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में एक बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। विरोधाभासी? हाँ, राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं है। बिल्कुल। और फिर जवाहरलाल नेहरू का 15 अगस्त 1947 की आधी रात को दिया गया मशहूर भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसमें उन्होंने गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और मौकों की असमानता को खत्म करने का प्रण लिया था। इन सभी सपनों, चिंताओं और प्रण का निचोड़ हमें प्रस्तावना के कुछ खास शब्दों में मिलता है। जी, चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। पहला शब्द है संप्रभु, सॉवरन। मतलब भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है, कोई बाहरी ताकत हमें हुक्म नहीं दे सकती। फिर है समाजवादी, सोशलिस्ट।
इसका लक्ष्य है कि देश की दौलत कुछ लोगों के हाथ में सिमट कर ना रह जाए, बल्कि उसका बंटवारा बराबरी से हो। और सरकार अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करे। सही। फिर है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। इसका मतलब है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सरकार की नजर में सभी धर्म बराबर हैं। और हर नागरिक को अपनी मर्जी का धर्म मानने की पूरी आजादी है। अगला है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, यानी एक ऐसी सरकार जिसे लोग खुद चुनते हैं। शासक जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। और गणराज्य, रिपब्लिक, इसका मतलब है कि देश का मुखिया यानी हमारे राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, कोई खानदानी राजा या रानी नहीं। और आखिर में वो 4 स्तंभ जिन पर ये पूरी इमारत खड़ी है: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यही वो मूल्य है जिन्हें हमारा संविधान हासिल करना चाहता है। तो आज हमने देखा कि संविधान सिर्फ नियमों की एक सूखी किताब नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र के संघर्ष, बलिदान, उम्मीदों और सपनों का जीता जागता प्रतीक है। बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे गहरे से गहरे जख्मों को भरकर भी एक साझा भविष्य बनाया जा सकता है। और भारत के संविधान का निर्माण हमें सिखाता है कि बेशुमार विविधता के बावजूद बातचीत और सहमति के रास्ते पर चलकर एक मजबूत लोकतांत्रिक नींव रखी जा सकती है। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ समाज की जरूरतों और आकांक्षाओं के हिसाब से बदलता और विकसित होता रहता है। बिल्कुल। आज की चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में रह गया है, और इसी सवाल के साथ हम अपने सुनने वालों को भी छोड़े जाते हैं। हाँ। संविधान हमें एक आदर्श समाज का नक्शा तो देता है, लेकिन उस नक्शे पर बताए रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सिर्फ सरकार की या हम नागरिकों की भी? और आजादी के 75 साल बाद हम उस रास्ते पर कितना आगे बढ़ पाएं? उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से हमारे सुनने वालों को संविधान के महत्व को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिली होगी। अपनी पढ़ाई जारी रखें, सवाल पूछते रहें और सीखते रहें। हम आपके सभी सवालों और कमेंट्स का इंतजार करेंगे। आपसे अगली बार मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ, सिर्फ ड्रोना पर।